आज के वीडियो में हम डायूरेटिक ड्रग के फार्माकोलॉजी के बारे में जानेंगे, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। डायूरेटिक है क्या? डायूरेटिक एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रोमोट करता है डायूरेसिस को। अब ये डायूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है कि जब यूरिन का आउटफ्लो इंक्रीज कर जाता है, दैट इज कॉल्ड द डायूरेसिस। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, कोई भी पेशेंट हाइपरटेंसिव कैसे हो जाता है। तो हाइपरटेंसिव तब होता है जब उसके ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज कर जाता है या फिर क्लोरीन का लेवल इंक्रीज कर जाता है एंड पोटेशियम का लेवल डिक्रीज कर जाता है। दैट इज द मेन कॉज कि वो हाइपरटेंसिव होता है। तो हमें करना क्या है इसमें कि अब जो भी ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव है, दैट मीन्स कि वो सोडियम के लेवल को ब्लड में से डिक्रीज करेगा और यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देगा। हुआ ना कि सोडियम का लेवल जब डिक्रीज करेगा हमारे बॉडी से, तो वो डिक्रीज कैसे करेगा? वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो नेफ्रॉन का हम जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसलिए बता रहे हैं कि कैसे यूरिन का यहाँ पे आउटफ्लो होगा और कैसे जो सोडियम है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कैसे यहाँ से यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है। ये सारा चीज हम विद द डायग्राम, विद द कॉन्सेप्ट, विद सेल्यूलर बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम जा करके हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले डायूरेटिक ड्रग को जानने से पहले हमें दो टर्म के बारे में जानने की काफी जरूरत है। तो एक है होता है नाइट्रोयूरेटिक और दूसरा है डायूरेटिक। तो डायूरेटिक के बारे में हम आपको बता दिए कि डायूरेटिक का मतलब कि कितना यूरिन का आउटफ्लो अगर इंक्रीज करता है, दैट मीन्स कि वो डायूरेटिक होता है। अब नाइट्रोयूरेटिक का मतलब कि कितना जो सोडियम है वो लॉस करता है यूरिन के थ्रू, दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा लॉस ऑफ सोडियम थ्रू द यूरिन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जब सोडियम एक्सक्रीट आउट करेगा यूरिन से, तो सोडियम अपने साथ साथ वाटर को भी ले जाता है। सोडियम जो है वो अपने साथ साथ वाटर को भी लेता है। तो सोडियम जब यहाँ से एक्सक्रीट आउट करेगा यूरिन से, दैट मीन्स कि वाटर भी उतना एक्सक्रीट आउट करेगा। दैट मीन्स कि वहां पे यूरिन का जो लेवल हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, क्योंकि सोडियम तो निकल ही रहा है, सोडियम तो एक्सक्रीट आउट कर ही रहा है यूरिन से, लेकिन सोडियम के साथ साथ वाटर भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है। दैट मीन्स कि यूरिन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन का, तो यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सोडियम वहां से एक्सक्रीट आउट हो रहा है और सोडियम के साथ साथ वाटर भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड के बारे में हम समझ गए, एक है नाइट्रोयूरेटिक और दूसरा है डायूरेटिक। अब हम समझेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका हम जीएफआर के बारे में हम समझेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि यूरिन कितना आउटफ्लो होता है और क्या क्या उसका फैक्टर है, क्या रिस्पॉन्सिबल, किस किस फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल है यूरिन का आउटपुट। So talking about the count of nephron in each kidney, so there are about 1.2 million nephron in each kidney. तो यहाँ पे सिर्फ हम एक नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पार्ट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है जिसे हम कैप्सूल टाइप का है, तो इसे हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब क्या होता है कि जो इसके बाजू वाला जो पार्ट है, तो बाजू वाला पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल और जो दूर रहता है उसे हम कहते हैं डिस्टल। तो ये जो बाजू वाला पार्ट है इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहेंगे। अब उसके बाद ये क्या होता है कि ये लूप की तरह है, दिस वन लूप की तरह है, तो इसे हम कहते हैं हेनलीज लूप कहते हैं। अब यहां से ये पार्ट डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब यहां से ये पार्ट असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब इसके बाद चूंकि ये बाजू में है तो इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये दूर है तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो इसे क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद फर्दर दिस वन, ये जो ट्यूब्यूल है इसे हम कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब यहीं से क्या होता है कि फर्दर जितना भी रीएब्जॉर्प्शन हुआ, सिक्रेशन हुआ, उसके बाद यहां से ये यूरिन पास आउट हो जाता है। अब ये क्या है कि ये है आपका ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस हो गया। अब यहां से देखा जाता है कि ये जो हार्ट है, तो हार्ट अपना पंप किया, तो दैट मीन्स कि जो कार्डियक पंप किया, कार्डियक आउटपुट हुआ, तो कार्डियक आउटपुट से यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे
अफरेंट आर्टेरियल, जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसे हम कहेंगे, यहां से आ रहा है तो इसे हम कहेंगे अफरेंट आर्टेरियल, और यहां से जाएगा, यहां से यहां पे रोल आउट करेगा, फिर यहां से एग्जिट कर जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इफरेंट आर्टेरियल। ये हो जाएगा यहाँ का अफरेंट आर्टेरियल और ये हो जाएगा यहाँ का इफरेंट आर्टेरियल। तो ये तो पूरा पार्ट्स हो गया नेफ्रॉन का। अब हम यहाँ पे यूरिन आउटफ्लो की बात करते हैं कि यूरिन का जो आउटफ्लो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो यूरिन का आउटफ्लो है वो कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम हार्ट बनाते हैं। अब यहां से जो कार्डियक आउटपुट निकला, इसका कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट आपको पर मिनट 5 लीटर कार्डियक आउटपुट फ्लो होता है। दैट मीन्स कि कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट। तो 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट हमारे हार्ट से होता है। ठीक, अब ये करता क्या है, ये जो कार्डियक आउटपुट है जो कि 5 लीटर पर मिनट हमारे हार्ट से फ्लो कर रहा है, ये अब क्या करेगा कि ये किडनी में जाएगा। तो किडनी में एज रीनल ब्लड फ्लो जाता है। तो ये जो 5 लीटर है ना, तो 5 लीटर का सिर्फ 20% ही किडनी में जाता है एज रीनल ब्लड फ्लो। तो अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि 5 लीटर का 20% कितना होता है। तो 5 लीटर का 20% होता है 1 लीटर। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 5 का 20% इंटू 5, तो आप देख लो कि 1 लीटर आता है कि नहीं आता है। कि यहाँ पे 5 to 10 ये हो गया, तो ये 1 लीटर हुआ ना। तो दैट मीन्स कि जब कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है। अब इसका जो 20% है वो रीनल ब्लड फ्लो के रूप में किडनी में जाता है एज 1 लीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हुआ, रीनल ब्लड फ्लो, वो कितना हुआ, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हुआ ये कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। ठीक है, अब 1 लीटर होता है, तो अब 1 लीटर जो ब्लड है, तो ब्लड में आपका प्लाज्मा भी होता है, सेल भी होता है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि ये जो ब्लड है, ब्लड, तो ब्लड में क्या है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भी है, सेल भी है, सेल भी है और प्लाज्मा भी है। तो प्लाज्मा क्या होता है और सेल क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेल होता है ब्लड में ये 40% होता है और जो प्लाज्मा होता है वो होता है 60%। दैट मीन्स कि जो सेल होता है 1 लीटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लीटर ब्लड में, 1 लीटर ब्लड में जो सेल है वो 40% होता है, और नहीं 1 लीटर की बात नहीं करें, मतलब कि ब्लड होता है तो ब्लड में सेल 40% होता है और प्लाज्मा 60% होता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम 1 लीटर की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 400 ml सेल हो जाएगा और 600 ml इसका प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज देख लिए कि प्लाज्मा कितना है, 600 ml है। अब आपको ये मालूम है कि जब यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ से प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हुआ तो यहाँ पे कितना आया, प्लाज्मा। तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल का तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं, किसका होगा, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा। तो प्लाज्मा है कितना, प्लाज्मा है 600 ml। तो यहाँ पे जो 600 ml प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है 600 ml, तो ये फिल्टर करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी एक और दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये 600 ml का भी 20% वो जाकर के फिल्टर होके यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स कि 600 का 20%, 600 का 20%, तो 600 का 20% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 120 ml। क्या हो जाएगा, 120 ml। दैट मीन्स कि जब प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ओब्वियसली प्रोटीन यहाँ से क्षमता नहीं है, यहाँ से फिल्टर आउट प्रोटीन नहीं करता है। प्लाज्मा में प्रोटीन तो फिल्टर आउट करता नहीं है। तो क्या होता है कि जो 600 ml प्लाज्मा है इसका सिर्फ और सिर्फ 20% ही हमारा एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रूप में आता है। तो दैट मीन्स आप देख लिए कि 600 का कितना 20%, 120 ml। दैट मीन्स कि यहाँ पे 120 ml ही एज GFR के फॉर्म में आया। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 मिनट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, 5 लीटर पर मिनट।
ठीक। अब जो कार्डियक आउटपुट है उसका 20% जो होता है वो एज रीनल ब्लड फ्लो के रूप में किडनी में फ्लो करता है। तो उसका 20% कितना हुआ, 1 लीटर। तो दैट मीन्स कि 1 लीटर जो है वो किडनी फ्लो में जा रहा है, किडनी के ब्लड फ्लो में जा रहा है। ठीक। अब जो 1 लीटर ब्लड में कितना होता है, सेल 40% होता है और प्लाज्मा 60% होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन क्या करता है, प्लाज्मा फिल्टर करता है। तो प्लाज्मा यहाँ पे कितना है, 600 ml है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 600 ml है प्लाज्मा। अब 600 का भी 20% वो एज अ फिल्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ से छन के यहाँ पे आता है कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल में 20% आता है। दैट मीन्स कि 120 ml GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। दैट मीन्स कि 1 मिनट में, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 मिनट में GFR कितना होता है, GFR होता है 120 ml होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 120 ml GFR हो गया। अब यहाँ से पूरा, यहाँ पे ये जो PCT एरिया है ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है। तो यहाँ से एब्जॉर्ब करते 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 जितना भी है इसको यहाँ से ये क्या है, अफरेंट है, ये है इफरेंट आर्टेरियल है। तो ये क्या है, ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल से कुछ इधर पार्ट आता है, कुछ इधर आता है। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट, यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब ये टिब्यूल है, ठीक, अब ये जो टिब्यूल है तो यहाँ से जब जो भी फ्लूइड है वो इस साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। यहाँ से तो देखिए, यहाँ से तो छन के आ गया, ठीक है, बाउमैन कैप्सूल में सब छन के आ गया। अब यहाँ से क्या होता है कि अब कुछ भी चीज जो हमको ब्लड में चाहिए, तो ब्लड में जब चाहिए तो यहाँ से इधर गया। तो यहाँ से जब ब्लड में दोबारा हम लेते हैं इसको, तो इसे क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक। अब जो ब्लड है, तो ब्लड में कुछ ऐसा कचरा होता है कि जो उसे नहीं चाहिए वो नेफ्रॉन में लेके जाता है और वहां से यूरिन के थ्रू पास आउट कर देता है। तो ये क्या करता है, तो इसे हम कहते हैं सीक्रेशन। क्या कहते हैं इसे, सीक्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म समझ गए कि जब नेफ्रॉन में जब उसका फ्लूइड होता है वो यहाँ से जब ब्लड में जाता है, यहाँ से जब छन के ब्लड में जाता है तो उसे हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और जो ब्लड है, ब्लड में से अगर कोई कचरा रहता है वो चाहता है कि हम नेफ्रॉन के थ्रू हम जाकर के यूरिन से हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि जो GFR है वो 120 ml है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि ये जो यूरिन है, तो यूरिन हमारा सिर्फ 1 ml ही बाहर निकलता है। दैट मीन्स कि 1 मिनट में हमारा 1 मिनट में हमारा 1 ml ही यूरिन बाहर निकलता है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 120 ml छन के आया, बट निकला कितना, एक्सक्रीट आउट कितना किया ब्लड बॉडी से, 1 ml। दैट मीन्स कि अगर हम सपोज करते हैं कि अप्रॉक्स 100 ml GFR है, अप्रॉक्स, ठीक है, 120 नहीं कह के 100 ml। दैट मीन्स कि सिर्फ 1 ml यूरिन ही क्या किया, एक्सक्रीट आउट कर गया। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 99% क्या हुआ, रीएब्सॉर्ब कर गया हमारे बॉडी में। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि यहाँ पे 99% हमारे बॉडी में रीएब्सॉर्ब कर गया, सिर्फ 1 ml ही बचा जो कि यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर गया। अगर इसका कैलकुलेशन हम 1 दिन के लिए करते हैं, यहाँ पे तो ये 1 मिनट के लिए हम किए, अगर 1 दिन के लिए करते हैं तो हम ये देखेंगे कि 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, राइट, 1 आवर में 60 मिनट। तो 1 डे में कितना मिनट, 1 डे में तो 24 आवर्स होते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कर दो 24 × 60 इक्वल टू 1440 मिनट। ठीक। दैट मीन्स कि 1 डे में, 1 दिन में 140 मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। और हम ये कहें कि 1 मिनट में कितना यूरिन पास आउट हो रहा है, 1 ml यूरिन पास आउट हो रहा है। ठीक। तो दैट मीन्स कि 1440 मिनट में टोटल कितना, 1440 ml यूरिन पास आउट हो रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1500, इसको अप्रोक्स करेंगे तो 1500 ml यूरिन
और इसको अगर हम लीटर में चेंज करते हैं तो दैट मीन्स इट इज अबाउट हाफ लीटर यूरिन। दैट मीन्स कह सकते हैं कि एक दिन में हमारे बॉडी से हाफ लीटर यूरिन पास आउट करता है। अब आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पे ये बताएं कि टोटल 99% बॉडी में हमारा रीएब्सॉर्ब करता है और सिर्फ हाफ लीटर ही यूरिन बाहर से हमारा एक्सक्रीट आउट करता है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो नॉर्मल यूरिन है वो कितना होता है, 1500 ml होना चाहिए या फिर अप्रॉक्स। तो ऐसे क्या कहेंगे, दैट मीन्स कि 1.5 लीटर यूरिन होना चाहिए पर डे। तो पर डे अगर 1.5 लीटर अगर यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रहा है पर डे तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल यूरिन फ्लो कहेंगे। ये नॉर्मल पीपल में होता है, ठीक। अब जब यूरिन अपने नॉर्मल अमाउंट से कम एक्सक्रीट करने लगे, कम दैट मीन्स कि लेस देन 500 to 400 ml, मतलब कि लेस देन 500 to 400 ml, मतलब कह सकते हैं जो 1.5 लीटर है तो 1.5 लीटर से अगर कम यूरिन फ्लो करता है, लेस देन 1.5 लीटर या फिर कह सकते हैं लेस देन 500 to 400 ml, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ओलिगोयूरिया। अब पॉलीयूरिया होता है कि जब यूरिन का फ्लो आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स इट इज मोर देन 3.5 लीटर। 3.5 लीटर से अगर ज्यादा हो जाता है दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 3500 ml के अप्रॉक्स हो जाएगा पर डे। 3500 ml के अप्रॉक्स अगर हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया कहते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखे हैं कि 99% अप्रॉक्स 99% जो फ्लूइड होता है वो रीएब्सॉर्ब कर जाता है ब्लड में, हाँ? और सिर्फ 1% ही वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है ये क्या है, ये एक मास्टर केमिकल प्रोसेस है। ऑब्वियसली ये एक मास्टर केमिकल प्रोसेसर हुआ ना, क्योंकि ये जो भी चीज अगर इसको जो ब्लड को नहीं चाहिए वो क्या करता है, नेफ्रॉन में डाल देता है। और अगर जो नेफ्रॉन में नहीं चाहिए, ये जो ट्यूबुलर फ्लूइड है अगर इसको नहीं चाहिए तो ये क्या करता है, ये ब्लड में फर्दर डाल देता है। तो भाई सेम अगर हम सोडियम की बात करें तो अगर सोडियम जो है वो ब्लड में ज्यादा हो जाए सोडियम, तो वो क्या करेगा कि वो नेफ्रॉन को क्या करेगा, नेफ्रॉन को वो सीक्रेट कर देगा। और अगर नेफ्रॉन में सोडियम का लेवल ज्यादा हो गया, ये ट्यूबुलर फ्लूइड है तो इसमें अगर नेफ्रॉन का मात्रा ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ये रीएब्सॉर्ब कर देगा, रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा। तो ऐसे क्या करता है, ये एक दूसरे को बैलेंस करता रहता है। यहाँ पे हम सोडियम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हाइपरटेंसिव केसेस में, जो हाइपरटेंसिव केस होता है, जो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उस केस में सोडियम ही एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बिकॉज जब सोडियम का लेवल जब हाई होता है, सोडियम का जब लेवल हाई होता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है कि जब सोडियम यहाँ से ये जो ब्लड है, ब्लड से जब छन करके फिल्टर करके जब इसमें आता है तो ये जो अलग अलग जो पार्ट है नेफ्रॉन का जो अलग अलग पार्ट है, ये जो पीसीटी है, डीसीटी है, सीटी है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, जो भी है, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम का जो फिल्ट्रेशन का रेट जो होता है कि यहाँ से यहाँ रीएब्सॉर्ब करना, यहाँ से यहाँ सीक्रेट करना, सबका अलग अलग होता है। मतलब कि फिल्ट्रेशन रेट, कि जब हम यहाँ पीसीटी में आएंगे तो यहाँ से फिल्ट्रेशन का रेट, ब्लड में जाने का रेट अलग होता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का अलग होता है कि यहाँ से जब हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से जब हम ब्लड में डालते हैं तो इसका फिल्ट्रेशन रेट अलग होता है। डीसीटी में जब सोडियम आता है तो इससे ब्लड में जाने का जो रेट होता है वो अलग होता है। अब जो सीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो इससे जब ब्लड में जाता है तो इसका रेट अलग होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि जो सोडियम का जो लेवल होता है, सोडियम का जो फिल्ट्रेशन का जो लेवल होता है, दैट मीन्स रीएब्सॉर्प्शन का जो लेवल होता है वो हर एक पार्ट में अलग अलग होता है। तो इसीलिए जब हम हाइपरटेंसिव केसेस में जो हाइपरटेंसिव ड्रग हम यूज करते हैं तो डायूरेटिक में अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो कि हम फर्दर आपको बताएंगे कि डायूरेटिक में जैसे कि थियाजिड है, डायूरेटिक एक खुद ही का है, थियाजिड है, या फिर लूप डायूरेटिक है, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ड्रग है। तो ये सारे जो भी चीज है तो ये अलग अलग पार्ट पे एक्ट करके सोडियम का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में बढ़ने से रोकता है। जैसे कि यहाँ है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन होता है, यहाँ पे पीसीटी है तो पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो
अलग एक्ट करेगा, यहाँ पे कम एक्ट करता है, यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन है तो वहां पे दूसरा ड्रग एक्ट करेगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन है तो यहाँ पे दूसरा ड्रग एक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग क्लासिफिकेशन के जो ड्रग हैं, हाइपरटेंसिव जो ड्रग हैं, वो अलग अलग सेगमेंट पे एक्ट करके सोडियम के लेवल को हमारे बॉडी में घटाता है और एज अ रिजल्ट हमें हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर हाई होने से रोकता है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन का एक ब्रीफ जो पार्ट हम बताएं, ब्रीफ फिजियोलॉजी बताएं, तो ये बताने का सिर्फ यही मकसद था कि कैसे जो सोडियम है वो किस किस पार्ट पे कितना करता है। जैसे कि अगर रेंज की बात करें तो सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में हम बताए थे कि सबसे ज्यादा होता है, दैट इज अप्रॉक्स 60 to 65% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वो पीसीटी में होता है। उसके बाद ये जो डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग पार्ट में 5 to 10% होता है। उसके बाद ये जो असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट, इसमें कितना होता है 25 to 30% होता है। देन ये जो डीसीटी है 10 तो यहाँ पे नियरली 8% होता है और सबसे कम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वो कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो इसके लिए अलग अलग ड्रग एक्ट करते हैं। तो ये सारा जो है, ये सारा जो भी हम अभी आपको बताएं ब्रीफ फिजियोलॉजी अबाउट द नेफ्रॉन, तो ये बस आपको एक बेसिक फाउंडेशन के लिए बताया कि ताकि आप फर्दर जब आपको हम बताएंगे डायूरेटिक ड्रग के बारे में तो आप इसको पहले इसका जो फाउंडेशन है आपको क्लियर रहेगा, तो आप डायूरेटिक के जो मैकेनिज्म है, जो फार्माकोलॉजी है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसको समझ के देख पाएंगे। तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको डायूरेटिक का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसके हम मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।